गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी, है ना। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का सीक्वेंस है जिसमें जो लगातार टर्म है उसके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक नंबर का हम सीक्वेंस लेते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 9, 11, 13। तो इस तरीके से तो ये जो नंबर का सीक्वेंस है, आप ध्यान देंगे कि 5 से 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। फिर 7 से 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 का डिफरेंस है। फिर 9 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 का डिफरेंस है। और 11 से 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 का डिफरेंस है। तो ये नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, जो लगातार टर्म्स है, इनके बीच इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिफरेंस है। तो इसको हम कहेंगे कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए इस सिस्टम में अगर हम आगे का टर्म निकालना चाहें तो ये जो 2-2 का टर्म है, ये 5 में 2 प्लस हुआ तो 7 हुआ, 7 में 2 प्लस हुआ तो 9 हुआ, 9 में 2 प्लस हुआ 11 हुआ, 11 में 2 प्लस हुआ तो 13 हुआ। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्म भी हम निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 13 में 2 को ऐड कर दें, है ना, इसमें अगर हम +2 कर दें तो यहाँ नेक्स्ट टर्म भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 हो गया। 15 में भी अगर हम +2 कर दें तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह एक रेगुलर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ये रेगुलर डिफरेंस है सभी नंबर्स के बीच, ये जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सबके बीच एक रेगुलर डिफरेंस है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे 10 हो गया, यहाँ हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। तो देखिए यहाँ जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच, लगातार टर्म्स के बीच, वो कितने का है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। 15 और 5 20, 20 से 25 के लिए भी 5 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आगे के टर्म्स भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए कि कोई भी नंबर का सीक्वेंस जिसमें हमेशा जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल आता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यानी लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में उसको हम बोलते हैं कि वो समांतर श्रेणी है। शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं एपी। एपी का मतलब क्या हो गया, ए से हो गया अरिथमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एपी ले लेते हैं। देखिए एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक नंबर का ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जिसमें लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे मान लीजिए हम लिया 7, 7 के बाद 10, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 3 हो गया 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 3 हो गया 19। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 7 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। 7 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 10 और 13 के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 13 और 16 के बीच 3 का डिफरेंस है और 16 से 19 के बीच भी 3 का डिफरेंस है। तो इसमें जो पहला टर्म है, किसी भी रेगुलर सिस्टम में अगर कोई सीक्वेंस है जिसको आप एपी कहते हैं, तो उसके पहले टर्म को यानी फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म, उसको हम लिखते हैं ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को किससे लिखा जाता है, ए से। तो इस सीक्वेंस में, इस एपी में जो पहला टर्म हो क्या है, 7 है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये 7 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, तो 3 का हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को लिखा जाता है डी से। देखिए कॉमन डिफरेंस हो गया डी और डी इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है और कॉमन डिफरेंस को लिखा जाता है डी से।
और जो nth टर्म है, ध्यान देंगे आप, nth टर्म, तो nth टर्म को हम लोग लिखते हैं tn से, t और छोटा सा n हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे t1, तो t1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, t1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से अगर हम t और छोटा सा 2 यहां लिखते हैं, t2, इसका मतलब हो गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। उसी तरीके से हो गया t3, t3 का मतलब हो गया थर्ड टर्म, ठीक है, ये हो गया थर्ड टर्म। और उसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं, जैसे tn, तो tn का मतलब क्या हो गया, nth टर्म, ठीक है। इसको बिल्कुल आप क्लियर रखेंगे। जैसे इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें, या जो एपी दिया हुआ है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखिए t1 यानी पहला टर्म कितना है, तो 7, t2 कितना है यानी सेकंड टर्म कितना है, तो 10। अगर हम t3 बोले, थर्ड टर्म कितना है, 13। अगर t4 निकाला जाए, फोर्थ टर्म निकाला जाए, तो हो जाएगा 16। अगर t5 निकाला जाए, फिफ्थ टर्म, तो कितना हो जाएगा, 19। t1 फर्स्ट टर्म के लिए, t2 सेकंड टर्म के लिए, t3 थर्ड टर्म के लिए, t4 फोर्थ टर्म के लिए, और t5 हो गया फिफ्थ टर्म के लिए। इस तरीके से आगे भी t6, t7, t8 भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, जैसे अगर हमें d निकालना हो, ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कभी भी लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। यानी हम t2 माइनस t1 भी निकाल सकते हैं। दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस निकल सकता है। देखिए यहाँ पर 10 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो ये 3 निकल गया कॉमन डिफरेंस। अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐसे भी निकालना चाहें कि t3 माइनस t2, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। यानी ये हो गया 13 माइनस 10। t3 यानी थर्ड टर्म कितना है, 13 है। t2 यानी सेकंड टर्म कितना है, 10 है। तो 13 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा। तो कभी भी जो ये लगातार टर्म है उनके बीच का डिफरेंस अगर हमेशा इक्वल आएगा तब वो जाकर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। आप देखिए कहीं से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हम फिफ्थ टर्म t5 माइनस t4 करें तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ये 19 हो गया फिफ्थ टर्म और 16 हो गया फोर्थ टर्म। तो अगर हम 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 ही आएगा। तो अगर हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आए तो समझिए कि वो जो सीक्वेंस है वह एपी में है, नंबर का वह जो सीक्वेंस है वह किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस को एपी में शो करना है कि वह एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, तब जाकर के वह सीक्वेंस जो है वह एपी में कहा जाएगा। ठीक है। और अगर एपी में अगर हमें आगे के टर्म्स निकालना हो, अगर 19 के बाद का नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो इसके बाद वाला टर्म भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस कितने हैं, 3 का डिफरेंस है, तो अगर 19 में हम 3 ऐड कर दें, अगर 19 में हम 3 ऐड कर दें तो 19 और 3 कितना होगा, 22। तो नेक्स्ट टर्म भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसमें भी अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो इसके बाद वाला टर्म भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह एपी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसके हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ए जो होता है किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म लिया जाता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और उसी तरीके से डी क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है। ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो ए से लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म को और डी से लिखा जाएगा कॉमन डिफरेंस को। ठीक है। तो लेट, चलिए कुछ फॉर्मूलाज हम लोग प्रूव करते हैं। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म and D is the common difference. D is the common difference
कॉमन डिफरेंस देन, ध्यान देंगे आप, अगर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है तो देखिए t1 यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a को आपने लिया है फर्स्ट टर्म, तो t1 कितना हो गया, a हो गया यानी फर्स्ट टर्म। अब t2 यानी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। अगर पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ये जो दूसरा टर्म है ध्यान दीजिएगा, दूसरा टर्म क्या है, a प्लस डी है, ठीक है। तो अगर a प्लस डी जो कि दूसरा टर्म है, इसमें अगर फिर से हम d को ऐड कर दें तो हमारा तीसरा टर्म निकल जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम चौथा टर्म निकालना चाहें तो ये हमारा तीसरा टर्म है, ध्यान दे रहे हैं आप, ये आपका तीसरा टर्म है, यानी a प्लस डी और प्लस डी, ये हमारा चौथा टर्म निकल गया। इसी तरीके से अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ें तो आसानी से हम नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कितना हो गया, यह हो गया a प्लस 3d हो गया। यहाँ ऊपर देखिए ये कितना हो गया, a प्लस 2d, ये हो गया a प्लस 2d। उसी तरीके से अगर यहाँ देखें हम तो ये हो गया a प्लस 1d हो गया ना। और उस तरीके से अगर a को लिखें तो a, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, पहला टर्म तो a से ही लिखा जाता है। अब डिफरेंस को अगर हम ऐड करते गए तो हमारा नेक्स्ट टर्म आगे मिलते चला जाएगा। देखिए अब t5 निकालते हैं, तो t5 कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला टर्म, a हो गया पहला टर्म, इसमें अगर हम d जोड़ेंगे तो हो गया दूसरा टर्म, इसमें d ऐड करेंगे तो तीसरा टर्म, फिर से d ऐड करेंगे तो चौथा टर्म, और फिर से d ऐड करेंगे तो पांचवा टर्म। तो इस तरीके से कितना मिला, a प्लस 4d, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर आपको फॉर्मेट क्या मिला, a प्लस 0d। तो a प्लस 0d को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं आप, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां देखिए a प्लस 1d है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम a प्लस 2d को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर तीसरे यहाँ पर 3d है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और a प्लस 4d है तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम में a सब जगह है, प्लस सब जगह है, माइनस सब जगह है, फिर से 1 सभी जगह है और d भी सभी जगह है। क्या चेंजेज है, अगर यहाँ 1 है, आप ध्यान देंगे, अगर t1 है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद का सभी सिस्टम सेम है, a प्लस माइनस 1 इंटू डी सब में है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्या है, 2 है। अगर यहाँ 3 है, t3 है, तो यहाँ भी क्या है, 3 है। बाकी सभी सिस्टम तो सेम है, सबका फॉर्मेट भी सेम है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या है, 4 है। और उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ भी क्या है, 5। यानी अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर सेकेंड टर्म निकालना हो तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर t3 निकालना हो तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना हो तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना हो तो हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, 4 है यहाँ भी 4 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो इस तरीके से अगर हम n तक ले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम nth तक ले जाते हैं, t5 हो गया। इस तरीके से अगर हम tn को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो इस तरीके से हम Tn का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। ये बिल्कुल सेम सिस्टम है। आपने देखा T1 के लिए 1 - 1 इंटू डी, 2 के लिए 2 - 1 इंटू डी, 3 के लिए 3 - 1 इंटू डी, उसी तरीके से n के लिए n - 1 इंटू डी होता है। a प्लस सब में रहेगा, -1 सब में रहेगा, d सब में रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो जितने नंबर का टर्म आपको निकालना है उतने नंबर का यहाँ पे नंबर आप नोट करेंगे, बाकी सभी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, आपका Tn निकल जाएगा। तो इस तरीके से हेंस Tn का फॉर्मूला क्या मिला आपको, तो Tn इक्वल टू हो गया a प्लस n - 1 इंटू डी। इससे आप आसानी से Tn निकाल सकते हैं, nth टर्म को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ आपको 15 टर्म निकालना है तो यहाँ 15 रखेंगे, अगर 20 नंबर का टर्म निकालना है तो यहाँ 20 रखेंगे, 100 नंबर का टर्म निकालना है तो आप यहाँ 100 रखेंगे। बाकी a प्लस -1 इंटू डी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। आपको अगर एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, तो आप बिल्कुल इस तरीके से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी इस AP का हमें 15th टर्म निकालना है। ठीक है, तो अब AP में देखिए, AP का जो पहला टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो इस AP का फर्स्ट टर्म यानी A कितना हो गया, 8 हो गया। अब जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, पीछे मैंने आपको बताया कि किसी भी आप लगातार दो टर्म्स को डिफरेंस को निकाल सकते हैं। लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वही होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर ये कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, तो T2 माइनस T1 करिए, ये लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस है, या फिर T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, या T5 माइनस T4 भी कर सकते हैं। यानी कभी भी लगातार टर्म के बीच का जो आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको D से लिखते हैं। ठीक है, ये T2 माइनस T1 लगातार टर्म है, T3 और T2 यानी तीसरा और दूसरा, पांचवा टर्म माइनस चौथा टर्म, यानी लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A से लिखते हैं। किसी भी AP का फर्स्ट टर्म A से लिखा जाएगा और कॉमन डिफरेंस को D से लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी लगातार टर्म का डिफरेंस निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। तो इस तरीके से क्या हो गया, T2 हो गया 12 और T1 यानी पहला टर्म हो गया 8। तो कॉमन डिफरेंस कितने का मिल गया, 4 का। अब हमें क्या निकालना है, 15th टर्म निकालना है। तो पहला टर्म को T1 से लिखते हैं, दूसरे टर्म को T2 से लिखते हैं। तो अगर हमें 15th टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे T15 इक्वल टू व्हाट, यानी 15th टर्म हमें निकालना है। तो अब देखिए सिंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है Tn का। अभी आपने बनाया, पीछे फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि Tn इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपको निकालना है T15। तो T15 निकालना है, यानी n की जगह पे क्या रखना है, 15 को रखना है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। देखिए बिल्कुल ये फॉर्मूला इससे मिल रहा है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n का जो वैल्यू है वो रखना है 15। तो हो जाएगा T15 इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसको निकालते हैं। A का वैल्यू कितना है, तो 8 है, प्लस ये 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14 इंटू डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 8 और प्लस 14, 4 जा हो गया 56। इस तरीके से 8 को 56 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 64। यानी आपका जो 15th टर्म है
वो कितना हो गया 64। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको TN निकालना हो, या T15 हो, T16 हो, T19 हो, T20 हो या T100 हो, आप बिल्कुल इस सिस्टम में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेना है, कॉमन डिफरेंस को लिख लेना है और इस सिस्टम में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पे, और उसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.1, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको पढ़ता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं आपको, ये 4 कंडीशंस हैं और आपको पता करना है कि ये जो चारों सिचुएशन है इसमें जो नंबर आपको मिलेंगे वो एपी में है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, उसका रीजन भी हमें लिखना है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer। यानी पहला किलोमीटर अगर आप जाते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपका चार्ज है वो कितना है, तो 15 रुपीज है। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15 रुपीज है। एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और इससे अगर आप आगे जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर का, हर एक किलोमीटर का आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यानी अगर आप सेकंड किलोमीटर जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर अगर आप जाते हैं, तो इस किलोमीटर का चार्ज कितना है, माने जितने भी किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो इस किलोमीटर का चार्ज जो है वो है 8 रुपीज। ठीक है, पहला किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज, और उसके बाद का जो एडिशनल किलोमीटर है उसके आपको चार्ज लगेगा 8 रुपीज। तो अब आप इस सिस्टम को समझिए कि फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज चार्ज है। यानी अगर कोई पर्सन 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर अगर वो जाता है तो उसको 15 रुपीज देना है। अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो जब वो 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया तो फर्स्ट किलोमीटर का लग गया, और उसके बाद का जो किलोमीटर है उसका एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज, यानी 8 रुपया। तो 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना लग जाएगा, उसको 23 रुपीज लग जाएगा। अगर वो 3 किलोमीटर का जर्नी करता है तो ये 15 रुपीज तो उसको फर्स्ट किलोमीटर का है, और 8 रुपीज सेकेंड किलोमीटर का है, और फिर से 8 रुपीज थर्ड किलोमीटर का है। तो इस तरीके से उसको कितना पैसा लग जाएगा, 31 रुपीज लग जाएगा। ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 15 रुपया पहले किलोमीटर का, ये 15 रुपया पहले किलोमीटर का हो गया, और उसके बाद ये 8 रुपीज जो है, देखिए 8 रुपया लग गया दूसरे किलोमीटर का, फिर से 8 रुपया तीसरे किलोमीटर का, और फिर से 8 रुपया लग गया चौथे किलोमीटर का। तो इस तरह से उसका टोटल फेयर कितना हो गया, ये हो गया 39 रुपीज। ठीक है, तो जितना किलोमीटर वो आगे जाएगा 15 रुपया पहले किलोमीटर का, और हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपया उसको लगते चला जाएगा। तो अब आपको जो नंबर मिला, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, यानी जो नंबर इन्वॉल्व है क्या वह एपी में है या नहीं, अब उस नंबर को आप लिस्ट करिए। तो कौन कौन सा नंबर मिला, देखिए आपको मिला 15, ठीक है, दूसरा नंबर मिला आपको 23, ये दूसरा नंबर हो गया 23, तीसरा नंबर हो गया 31, और चौथा नंबर हो गया 39, और इस तरीके से आगे भी आपको नंबर मिलते चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ 15 से 23 का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है। फिर 23 से 31 का जो डिफरेंस है फिर से 8 का डिफरेंस है। 31 से 39 का जो डिफरेंस है वो भी 8 का डिफरेंस है। यानी जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा सेम आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो यह एपी में है। 15, 23, 31, 39 आर इन एपी। यह एपी में क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है? इक्वल है। आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर ऑलवेज सेम। कॉमन डिफरेंस आर ऑलवेज सेम
जब कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम है तो यह एपी में है। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो नंबर इन्वॉल्व है 15, 23, 31, 39 यह एपी को फॉर्म करता है। और क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बताता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। The amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। तो चलिए इसके लिए मैं एक अलग पेज ले लेता हूं ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए the amount of air present in a cylinder of vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो ध्यान देंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपने पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि एक सिलेंडर है, यह है सिलेंडर, और इसमें जितना भी एयर है, वॉल्यूम ये जो सिलेंडर है इसमें जितना एयर है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो जैसे ही हम एक बार उसको प्रेस करते हैं वह 1/4 इसमें जितना भी एयर प्रेजेंट है उसको वह निकाल देता है। तो चलिए पहले मान लीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो v है, इसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना है v है। ठीक है, इसको मैं डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, है ना, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, है ना, इन द सिलेंडर इज इक्वल टू v। मान लीजिए कि उस सिलेंडर में कितना है, तो v एयर भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ एयर जो है वो v है। अब एक टाइम में, ये तो पहले v ऑलरेडी भरा हुआ है, अब क्या है कि एक बार जब हम वैक्यूम पंप का यूज करते हैं तो उसमें से 1/4 एयर क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 1/4 एयर निकल रहा है। तो पहले से v था, अब इसका 1/4 एयर जो है वो रिमूव्ड हो गया उसमें से, तो v/4 जो एयर है वो रिमूव्ड हो गया। ठीक है, तो जब v/4 एयर रिमूव हो गया तो कितना बचा, लेफ्ट एयर कितना हो जाएगा, उसमें कितना बचेगा, लेफ्ट एयर, यानी पहले v था अब उसमें से v/4 जो है वो रिमूव हो गया। तो 4 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 4v और माइनस v, यानी कितना हो गया, ये हो गया 3v/4। ठीक है, अब उसमें पहले v एयर बचा हुआ था, देखिए ये पहला केस था, ये फर्स्ट केस जिसमें पहले से v एयर था, और ये सेकंड केस में कितना एयर बच गया उसमें, ये सेकंड केस है, और सेकंड केस में जो एयर बचा वो बचा 3v/4। अब जरा देखिए, जब हम सेकंड टाइम, ये देखिए मैं सेकंड टाइम वैक्यूम पंप का जब मैं यूज करूंगा तो फिर से 1/4 एयर निकल जाएगा जो रिमेनिंग एयर है, यानी अब जो हमारे पास सिलेंडर में जो एयर बचा हुआ है वो है 3v/4, और इसका 1/4 जैसे ही हम सेकेंड टाइम वैक्यूम पंप का यूज करेंगे फिर से 1/4 निकल जाएगा। तो जब फिर से 1/4 निकल जाएगा तो 3v, है ना, ये हो गया 3v और बाई 4 4 जा 16, या इतना एयर फिर से रिमूव हो गया। तो अब कितना बचा, पहले से कितना बचा हुआ था, 3v/4, यहां लिख दीजिए लेफ्ट एयर, लेफ्ट एयर 3v/4 बचा हुआ था, और उसमें से निकल गया 3v/16 एयर जो है वो निकल गया। तो देखिए 16 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो गया 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v और माइनस 16 1 जा 16, ये हो गया 3v। तो इस तरीके से 9v/16, ये अब थर्ड टाइम में कितना एयर बचा, तो 9v/16। ठीक है, तो अब जो नंबर आपको ऑब्टेन्ड हुआ, देखिए जो प्रोग्रेशन आपको मिला, एक सीक्वेंस जो मिला नंबर का, वो पहले मिला v, दूसरे नंबर पे क्या मिला, पहले v था, दूसरे नंबर पे आया 3v/4। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या मिला, थर्ड टाइम में कितना एयर बचा उसमें, तो 9v/16। तो इस तरीके से आगे भी हमें नंबर मिलते चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूं कि यह एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम आना चाहिए,
यानी T2 माइनस T1 अगर हम निकालें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो देखिए सेकेंड टर्म हो गया 3v/4 माइनस v, ठीक है। तो 4 आप एलसीएम ले सकते हैं, ये हो गया 3v माइनस 4v। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना मिला, तो -v/4। अब यहाँ पे एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालिए, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करिए, तो T3 माइनस T2 करिए। तो जब आप तीसरे टर्म में से यानी 9v/16 में से आप क्या माइनस करेंगे, तो T2 को माइनस करेंगे। T2 कितना है, तो 3v/4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9v माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v, ठीक है। तो 9v में से 12v जाएगा, तो हो गया -3v/16। तो देखिए यहां जो डिफरेंस आया वो आया -v/4। यहां जो डिफरेंस आया पहला टर्म और दूसरे टर्म का बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया। देखिए पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो -v/4, ठीक है ना। आप देख रहे हैं -v/4 आ गया, ये हो गया -v/4। और दूसरे टर्म और तीसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस आया वो आ गया -3v/16, -3v/16। तो कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम नहीं आया। जब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम नहीं आया तो यह एपी में नहीं है ना। तो आप लिखेंगे कि सिंस T2 माइनस T1 यानी ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। जब यह एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया है तो यह एपी में नहीं होगा। तो सिंस T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दीज आर नॉट इन एपी, ठीक है। दीज आर नॉट इन एपी। तो इस तरीके से ये जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ वह एपी में नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ये जब हमेशा इक्वल आएगा तब जाकर के वह एपी में होगा। तो इस तरीके से यह जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ, ये पहले कंडीशन का, ये दूसरे कंडीशन का और ये तीसरे कंडीशन का, यह एपी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये है तीसरे कंडीशन का, तो बिल्कुल पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ये जो भी नंबर ऑब्टेन्ड हुआ उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जिसके वजह से यह एपी में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ध्यान देंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग when the cost of 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees each subsequent meter। तो देखिए पहला जो मीटर है, पहला मीटर की जो खुदाई है, 1 मीटर की जो खुदाई है वह तो 150 रुपया लगेगा, ये 1 मीटर का जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। 1 मीटर अगर कुआं को हम लोग खोद रहे हैं तो कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपया लग रहा है। और नेक्स्ट मीटर के लिए अगर हम 2 मीटर कुआं की खुदाई करें तो यह 150 रुपया पहले किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज, यानी कितना लग जाएगा, 200 रुपीज। और इसी तरीके से अगर कुआं को 3 मीटर नीचे डीप अगर आपको खुदाई करना है तो 150 रुपीज पहले किलोमीटर का, पहले मीटर का 150 रुपया लगेगा, फिर दूसरे का लगेगा 50 रुपया और तीसरे मीटर का फिर से 50 रुपया लगेगा। तो इस तरीके से 250 रुपया लग जाएगा। और अगर 4 मीटर की अगर हम खुदाई करें तो 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर और 50 रुपीज फॉर द सेकेंड, 50 रुपीज फॉर द थर्ड और 50 रुपीज फॉर द फोर्थ। तो इस तरीके से 300 रुपीज जो है 4 मीटर की खुदाई में लग जाएगा। तो अब जो आपको नंबर मिला वो नंबर कौन सा नंबर मिला, नंबर का सीक्वेंस क्या मिला, तो वो नंबर का सीक्वेंस आपके पास है। पहला जो नंबर मिला वो मिला आपको 150, ठीक है। दूसरा जो नंबर मिला वो मिला 200,
तीसरा जो नंबर मिला वो मिला 250, चौथा जो नंबर मिला वो मिला 300, और इस तरीके से आगे भी नंबर मिलते चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जरा सा आप डिफरेंस देखिए, तो 150 और 200 के बीच कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। फिर यहाँ भी देखिए 50 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 50 का डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना मिल रहा है? 50 का मिल रहा है, तो यह एपी में होगा। या सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? तो 200 माइनस 150, तो देखिए कितना आ गया? 50 रुपीज। और T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 तो कितना हो गया? 250 और माइनस 200, तो ये भी आ गया 50। इस तरीके से T4 माइनस T3 है ना। देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, यानी लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस है। तो 300 माइनस 250 तो कितना आ गया? ये 50। तो दिख रहे हैं ये हमेशा इक्वल आ रहा है, यानी T2 माइनस T1 आप लिख सकते हैं सिंस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 है ना, इक्वल टू T4 माइनस T3, ये सभी इक्वल आ रहा है। सो दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी, ठीक है। तो इस तरीके से यह एपी में हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, तो यह एपी में हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप समझ सकते हैं कि यह एपी में है या नहीं है। इस कंडीशंस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest at 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अमाउंट हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, जहाँ A अमाउंट होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T N जो होता है वो टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर के लिए लिखते हैं। तो देखिए जो पहला अमाउंट हमें मिलेगा, देखिए ये पहला अमाउंट मैं निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? P यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। तो P इंटू 1 प्लस R, R है आपका 8% पर एनम बाई 100 टू द पावर N, यानी नंबर ऑफ टाइम। तो पहले ईयर का मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू ये 100 1 जा 100, 8 बाई 100, 108 बाई 100। इस तरीके से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 108 और ये बचा 00। पहले ईयर के एंड में जो अमाउंट आपका हुआ वो हो गया 10,800। तो इसी तरीके से आप दूसरे ईयर के एंड में निकाल लीजिए। तो देखिए P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाई 100 टू द पावर N, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 साल के लिए टू द पावर 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू ये हो गया 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। तो दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो देखिए ये 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए और फिर ये भी कैंसिल हो गया, तो 664 वो हो गया 11,664। तो अब हम थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? तो 10,000, ठीक है, प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 टू द पावर N, यानी नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है? यहाँ 3 साल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। 3 साल के एंड पे अमाउंट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 बाई 100, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 108 बाई 100 और फिर से हो गया 108 बाई 100। तो आप इसको सॉल्व कर, हो गया 12,597, ठीक है, 0.12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट होगा वो आपका हो गया 12,597 रुपीज 12 पैसे। तो चलिए जो आपको
नंबर मिला वो नंबर हो गया 10,800। दूसरा जो नंबर मिला वो मिला 11,664। तीसरा जो नंबर मिला वो मिला 12,597.12। इस तरीके से आप चौथे साल का अमाउंट, पांचवें साल का अमाउंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब ये नंबर एपी में है या नहीं, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए T2 माइनस T1। तो इस तरीके से T2 664 माइनस T1 यानी पहला टर्म हो गया 10,800, तो ये हो जाएगा 864। ठीक है, अब आप निकालिए T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 यानी तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो 12,597 रुपीज 12 पैसा माइनस 11,664 रुपीज, तो ये 12 पैसा, ये हो गया 933 रुपीज एंड 12 पैसे। तो अब यहाँ क्या देखा आपने, अब देखा कि T2 माइनस T1 यानी पहले जो डिफरेंस मिला, देखिए यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस ये दोनों अलग अलग है। अगर सेम रहता तो हम कहते कि यह एपी में है, लेकिन इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। यानी T2 माइनस T1 दूसरे टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, है ना। पहला जो कॉमन डिफरेंस मिला, दूसरा जो कॉमन डिफरेंस मिला, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, वो सेम नहीं है। सो दीज आर नॉट इन एपी। ठीक है, दीज आर नॉट इन एपी। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने चारों क्वेश्चन आपको बनाया, आप इसको प्रैक्टिस करें। और बनाने के क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ये चारों क्वेश्चन जो मुझे चेक करना था कि यह एपी में है या नहीं है, ये जो नंबर्स हमें ऑब्टेन्ड होगा चारों सिचुएशन में, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे, इस एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। इसके लिए आप देखें नेक्स्ट वीडियो और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।